ओके, नमस्कार। आज आपके बीच में मैं लघु शुद्धधाम कौमुदी में पाली के अष्टाध्यायी का पहले अध्याय के पहले पाठ का 18वां सूत्र जो है लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। देखेंगे उन्होंने लिखा है कि मुख नासिका वचनों अनुनासिक। ये सूत्र कह रहा है कि मुख और नासिका यानी आपकी जो मुख इंद्रिय है और जो नासिका यानी जिससे हम श्वास लेते हैं श्वास छोड़ते हैं यानी नासिक इंद्रिय, कह रहे हैं कि मुख नासिका वचनों यानी मुख और नासिका से जो वचन निकलते हैं, जो वर्ण निकलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कौन सा वर्ण मुख से निकलता है और कौन सा वर्ण जो है नासिका के संयोग से निकलता है। अब जो है आचार्य वरदास ने लिखा है कि मुख सहित नासिक योग, मुख सहित नासिक योग यानी मुख के साथ नासिक यानी नासिका का जहां पे एक साथ उच्चारण यानी उच्चारण होता है, वर्णों अनुनासिक संज्ञा से आता यानी ऐसे वर्णों को अनुनासिक संज्ञा हो, ऐसे वर्ण क्या हो? अनुनासिक संज्ञा हो। यही लिखा गया है। कहने का आशय जब आप व्याख्या करेंगे तो आप सीधा सीधा मान लीजिए आपसे परीक्षा में पूछता है कि इस सूत्र की व्याख्या करिए, तो आप लिखेंगे या मुख नासिक अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, कहने का मतलब वर्णों का उच्चारण कहां से होता है? मुख और नासिका से होता है, किंतु किन्हीं वर्णों का उच्चारण केवल मुख से होता है और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। आगे देखेंगे ऐसे वर्णों को दो श्रेणी में रखा गया है। पहले वर्ण देखेंगे अनुनासिक वर्ण, जिन्हें हम नासिक या नासिका वर्ण कहते हैं। वर्णों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्या है? अनुनासिक वर्ण, जिसे हम नासिक या नासिका वर्ण कहते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा है अनुनासिक वर्ण या निरनुनासिक भी, यानी अनुनासिक को हम निरनुनासिक भी कहते हैं। ऐसा आपको किताब में द्रष्टव्य है, देखने को मिलेगा। अच्छा, अनुनासिक वर्णों में आपने पाली के 14 सूत्रों में पढ़ा होगा ज्ञ, या, ड़ा, ना और मा। कुल मिलाकर के इसका आशय यह होता है कि ऐसे वर्ण जो अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब जिसके ऊपर जो है अनुस्वार लगा यानी बिंदी लगी हो, उन्हीं को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। सीधा सीधा ऐसे वर्णों को कैसे कहेंगे? अनुनासिक वर्ण कहेंगे। जैसे देखिए आ के ऊपर बिंदी लग गई तो इसको कैसे करेंगे? क्या कहेंगे? का के ऊपर बिंदी लग गई तो का, चा के ऊपर बिंदी लग गई तो चा। ठीक है, हाँ, जैसे बच्चा चा चा करे उसी हिसाब से आपकी ध्वनि भी होनी चाहिए। आगे देखिए अनुनासिक को हम क्या कहते हैं? निरनुनासिक। कहने का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में हमको नासिका का उपयोग ना करना पड़े, मुख का तो उपयोग होगा लेकिन नासिका का उपयोग नहीं होगा, ऐसे वर्णों को हम अनुनासिक यानी क्या कहेंगे? अनुनासिक। देखिए अनुनासिक और अनुनासिक में अंतर समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आप कंफ्यूज होते हैं, देखिए इसमें दो ना आया है बीच में, पहचान के लिए मान लीजिए अभी आप लोग थोड़ा सा परिपक्व कम है, तो जैसे जिसमें दो ना है इसका मतलब उसको हमका अनुनासिक का मतलब नासिका का प्रयोग हो रहा है। जिसमें देखिए 3 ना है, नकार वर्ण कितनी बार आया है? 3 बार आया है। कहने का मतलब ऐसे अनुनासिक का मतलब होगा जिन वर्णों में हमको नासिका का प्रयोग नहीं करना है, उनको हम अनुनासिक कहेंगे या निरनुनासिक कहेंगे। ठीक है, जैसे ह्रस्व आ है, ई है, ऊ है और री, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे?
अनानुनासिक 3 बार में आएगा और अनुनासिक 2 बार आएगा, मतलब जिसमें नासिका का प्रयोग हो। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इसमें भेद बता दिए गए हैं कि कौन से वर्ण कितने बार आते हैं। जैसे आप जानते हैं पाणिनि के जो स्वर चिन्ह है उसमें 5 मूल स्वर हैं। पाणिनि ने 5 मूल स्वर माने हैं, आ ई उ री और ली। अब देखिए, अब आगे आपको हम अगले बताएंगे। आ ई उ री लिखा है, इसके आगे देखिए, एसाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश है। ठीक है, एसाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा। कहने का मतलब है, आपसे जब जाएंगे टेट वगैरह में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आ वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो एक आ वर्ण के 3 मतलब कितने भेद होंगे? लिखा है प्रत्येकम वर्णम अष्टादश भेदा, यानी आ वर्ण का जो है उच्चारण कितनी प्रकार से होता है? 18 अष्टादश में 18 भेद होते हैं। ई वर्ण का उच्चारण कितना प्रकार से हो सकता है? 18 प्रकार से हो सकता है, क्योंकि ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त भी आप देखेंगे किताब में दिया गया है। इसको हम आपको जो है अगले वीडियो में बताएंगे। फिर देखिए, ऐसा क्यों कहा गया है? जैसे आ का ह्रस्व भी होता है, आ का दीर्घ भी होता है और आ का प्लुत भी होता है। स्वर को 3 कैटेगरियों में रखा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो आ को दीर्घ श्रेणी में आएगा तो ह्रस्व उदात्त हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? ह्रस्व अनुदात्त हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से इसका होगा ई उदात्त और फिर ई अनुदात्त। ठीक है, फिर आ दीर्घ उदात्त, फिर आ दीर्घ अनुदात्त, फिर ठीक है, फिर प्लुत में आ जाएगा। आ जो है प्लुत उदात्त में आ जाएगा। ठीक है, फिर अनुदात्त में आ जाएगा। इसी तरीके से इन प्रत्येक वर्ण लिखा है प्रत्येकम अष्टादश, यानी ये जो चारों वर्ण लिखे हुए हैं आ ई उ री के प्रत्येक वर्ण के कितने भेद होते हैं? 18। इतने जानिए। ठीक, आगे देखिए लृ वर्ण। लृ वर्ण जो है ये ह्रस्व, इसका दीर्घ नहीं होता। ये लृ वर्ण जो है ये स्वर की श्रेणी में आता है, लेकिन इसका ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं होता है, लेकिन प्लुत होता है। इस प्रकार से देखिए, ह्रस्व की श्रेणी में आ जाएंगे तो लृ का कितना हो जाएगा? 12 भेद, यानी लृ वर्ण के कितने भेद हो जाएंगे? 12। आगे देखेंगे, आप देखेंगे ए ओ ए औ। ए ओ ए औ लिखा है एचाम। एचाम का मतलब एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार के अंतर्गत यही चारों स्वर वर्ण आते हैं, ए ओ ए औ। तो देखिए, इन वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है, इनका दीर्घ होता है और प्लुत होता है। इन वर्णों का क्या होता है? दीर्घ होता है और प्लुत होता है, इनका ह्रस्व नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए एचाम वर्णानाम 12 भेदा, यानी एचाम वर्ण यानी ए ओ ए औ वर्ण के कितने भेद होते हैं? 12 भेद। इनका ह्रस्व उदात्त नहीं होता है। ठीक है, ह्रस्व उदात्त, दीर्घ उदात्त, इनका दीर्घ तो होता है, प्लुत होता है, लेकिन ह्रस्व नहीं होता। इसलिए आप इतना ध्यान रखिएगा कि आ ई उ री के प्रत्येक वर्णों के 18 भेद होते हैं। लृ वर्ण के कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। ए ओ ए औ इन वर्णों के कितने भेद होते हैं? 12 होते हैं। 12 इसलिए होते हैं, इन वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।